हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अ पिंच ऑफ स्नफ से सब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने वाले। क्या पढ़ने वाले हैं? अ पिंच ऑफ स्नफ से सब्जेक्टिव प्रश्न हम पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से सभी प्रश्नों को ध्यान से समझते हुए चलिएगा। इससे पहले हमने जो आपका भारत इज माय होम है और इंडियन सिविलाइजेशन एंड का जो चैप्टर का सब्जेक्टिव प्रश्न पूरा करवा दिए थे, उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हुए, जाकर के आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अ पिंच ऑफ स्नफ और इससे सब्जेक्टिव प्रश्न। देखिए, आपका जो जानते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न आपको थोड़ा अच्छा नहीं लगता होगा पढ़ने में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव उतना तो इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता, लेकिन आपका ये ज़रूरी है पढ़ना, क्योंकि आपको अगर 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव दिया जाता है तो 50 मार्क्स आपको सब्जेक्टिव से भी मिलता है। यानी दोनों बराबर मार्क्स है, तो फिर कंपेयर क्यों करना है? यानी हमको दोनों बराबर पढ़ना होगा। इसलिए आपको सब्जेक्टिव को भी अच्छा आपको थोड़ा सा भी डिफिकल्ट नहीं लगने देंगे, क्योंकि देखिए आपका इंग्लिश यहाँ लिखा हुआ है और हिंदी यहाँ लिखा हुआ है, नहीं हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखा हुआ है, तो आपको तो डिफिकल्ट तो लगे ही नहीं सकता। तो आपको हम एक एक वर्ड का आपको मीनिंग बताते हुए चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आप अच्छे से सिर्फ समझते हुए चलिए, मोबाइल को फुल स्क्रीन करिए और अच्छे तरीके से देखते चलिए। तो चलिए, सबसे जो पहला प्रश्न है वह क्या करा, चलिए वो समझना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बार लाइक करके शेयर कर लेंगे और न्यू स्टूडेंट जो होंगे वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और व्हाट्सअप ग्रुप में जो जुड़े होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिला है, जाकर के व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए, जो प्रश्न है क्या करा है उसको समझते हैं और हिंदी में भी बताते हुए चलेंगे। What is linguistic emergency? Do we all face it? How does it affect your speech? तो इसका मतलब क्या होगा कि भाषाई आपातकाल क्या है? भाषाई आपातकाल, व्हाट इज लिंग्विस्टिक इमरजेंसी? जो भाषाई आपातकाल होता है वो क्या होता है? आप बता दें, ये पिंच ऑफ स्नफ जो है ये कॉमिक स्टोरी है, यानी कि ये मजाकिया कहानी है। तो इसमें जो पूछा जा रहा है कि व्हाट इज लिंग्विस्टिक इमरजेंसी, डू वी ऑल फेस इट, हाउ डज इट इफेक्ट और स्पीच? यानी कि भाषाई आपातकाल क्या है, क्या हम सभी इसका सामना करते हैं, इसका हमारी वाणी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसको आंसर किस प्रकार से लिखना है? मान लीजिए आपको अगर आपके बोर्ड एग्जाम में अगर सवाल आता है तो आपको लिखना कैसे, समझ रहेंगे तब ना। अगर आप समझ जाएंगे तो अपने तरीके से भी घुमा फिरा कर भी लिख सकते हैं। तो कैसे लिखना है? लिंग्विस्टिक इमरजेंसी इज दैट टाइप ऑफ सिचुएशन इन विच अ पर्सन ऑलवेज टर्न्स टू हिज मदर टंग। यानी कि भाषाई आपातकाल उस प्रकार की स्थिति है, जो भी भाषाई आपातकाल होते हैं वह उस प्रकार की स्थिति है जिसमें व्यक्ति सदैव अपनी मातृभाषा की ओर रुक जाता है। यानी कि आप समझ लीजिए कि आपका कोई समझ लिया आपका मातृभाषा हिंदी है, यानी कि आप हमेशा हिंदी में बातचीत करते हैं और थोड़ा आप इंग्लिश सीख लिए हुए या किसी इंग्लिश में बात करें, और जैसे ही आपका आपातकालीन आएगा, यानी कोई आपको गाली भी देगा, आपको गाली देना होगा तो आप अपनी टर्न आ जाइएगा अपना हिंदी भाषा में, यानी जो आपका मातृभाषा होगा। इससे ही आपका नानू काका का भी साथ भी वैसा ही होता है। तो इसमें है कि इट ऑल ऑक्सोर्स व्हेन ही समटाइम्स गेट ट्रबल टू स्पीक इन द लैंग्वेज अदर्स देन योर मदर्स टंग। यानी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि यह तब होता है जब हमें कभी कभी अपनी मातृभाषा के अलावा अन्य भाषा में बोलने में परेशानी होती है। यानी हम अपने जो हमारा जो भाषा है, हम दूसरे भाषा में बात कर रहे हैं, हमें परेशानी हो रही है, तो फटाक से अपने पिछले भाषा में टर्न हो जाएंगे। जब भी आपातकालीन गुस्सा आएगा, ऐसा मान के चलिए, तो सीधे अपने टर्न हो जाएंगे अपने मातृभाषा में। सो वी सडनली टर्न्स टू आवर मदर टंग, यस वी फेस इट नोट अफेक्ट्स ऑफ स्पीच एक्सेसफुली। तो क्या हो जाएगा हिंदी इसका कि इसलिए हम अचानक अपनी, इसलिए क्या होगा सडनली यानी अचानक हम अपनी मातृभाषा में बोलने लग जाते हैं। उसके बाद दिखना क्या है कि यस वी फेस इट एंड इट इफेक्ट और स्पीच एक्सप्रेस, यानी हम इसका सामना करते हैं और ये हमारी वाणी पर भयानक प्रभाव डालती है। यानी भयानक प्रभाव, कोई आप बात कर रहे हैं, एक बार आप टर्न हो जाएंगे तो यार क्या हो गया, यार कैसे टर्न हो गया, यानी कि अभी बोला था इंग्लिश, बोलने लगा भोजपुरी, बोलने लगा हिंदी, इस प्रकार से हो जाता है। तो ये प्रश्न आप अच्छे समझ चुके होंगे आप, और चाहे तो हिंदी में भी आपको कन्वर्ट करके इंग्लिश में आप इसको लिख सकते हैं। ये बात को आपको ध्यान में रखना होगा। तो अब चलिए अगला प्रश्न पर, तो बढ़िए अब चलते हैं अगले जो प्रश्न है उसको चलिए समझते हैं और एक बार शेयर करते रहेंगे और अच्छे तरीके से समझते चले। भागना नहीं है आपको, अच्छे तरीके से समझना चला। जितना आप ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देते हैं उतना ही आपको सब्जेक्टिव पर भी ध्यान देना है। आपको जितना आप ऑब्जेक्टिव पर पढ़िए उतना ही सब्जेक्टिव पढ़िए, क्योंकि आपको 100 मार्क्स रहता है तो 50 मार्क्स आपको सब्जेक्टिव सही रहता है, 50 मार्क्स सब्जेक्टिव सही रहता है। इसलिए ध्यान से पढ़ते हुए चलिए। आपको 15 से 20 मिनट में आपका पूरा आपका प्रश्न वो आपको दिमाग में सेट करा देंगे। ये प्रश्न 2 नंबर की, हु वाज द सेकेंड इम्पोर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लानेड टू मीट। यानी कि इसका हिंदी होगा नानू काका ने दूसरे किस महत्वपूर्ण व्यक्ति को मिलने की योजना बनाई थी। यानी कि एक महत्वपूर्ण व्यक्ति दूसरा था और दूसरा जो महत्वपूर्ण व्यक्ति किससे मिलने की योजना बनाई थी वही आपसे पूछा जा रहा है। तो द सेकेंड इम्पोर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लानेड टू मीट वाज द वेलफेयर मिनिस्टर। तो लिखना है कि नानू काका ने जिस दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलने की योजना बनाई थी, जो दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति से, वह कल्याण मंत्री था। क्या था? कल्याण मंत्री यानी था वह वेलफेयर मिनिस्टर इसको बोलते हैं। तो इस प्रकार से लिखना है कि द सेकेंड इम्पोर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लानेड टू मीट वाज द वेलफेयर मिनिस्टर। इस प्रकार लिख
दीजिएगा, आपका ये 2 नंबर में ही सवाल आएगा, 2 नंबर आपको दे दिया जाएगा। तो बढ़िए, अब अगला प्रश्न पर आ जाइए। अगला जो 3 नंबर प्रश्न कर रहा है कि नानू काका मेड अ बिग प्रॉमिस टू सोहनलाल, रतिराम डिड ही फुलफिल हिज प्रॉमिस। यानी इसका हिंदी क्या हुआ कि नानू काका ने सोहनलाल रतिराम से बड़ा वादा किया था, बहुत बड़ा वादा किया था, क्या उन्होंने अपना वादा पूरा किया, यही आपसे पूछा है। तो लिखना है कि नानू काका हैड प्रोमिस्ड सोहनलाल दैट वी विल स्पीक टू द एम्बेसडर हजरत बरकत अली फॉर हिज सॉन्ग सुटेबल फॉर इन पॉजिटिंग। सोहनलाल इन्फॉर्म नानू काका दैट somebody had pointed the mind of the ambassador about his son। यानी लिखना है कि नानू काका ने सोहनलाल से वादा किया था कि वह उनके बेटे को उपयुक्त विदेशी पोस्टिंग के लिए राजदूत हजरत बरकत अली से बात करेंगे। यानी वह बताते हैं जो नानू काका समझ वो बहुत फेंकने वाले आदमी है, धोखा देने वाले आदमी, ऐसे मान के चलिए। वैसा इसमें कहानी में बताया गया है कि वह यह कहते हैं कि वह क्या किसको रतिराम से बोलते हैं कि जो हमारा जो जान पहचान है वो बहुत बड़े बड़े लोगों से है और हम उनका बेटे की पोस्टिंग एक बड़े पद पर करवा देंगे। इस तरह बातें झूठा वादा करता है, यानी फेंकता है। और सोहनलाल ने नानू काका को सूचित किया है कि किसी ने राजदूत के मन में उनके बेटे के बारे में जहर भर दिया। और ये बताता है जो आपका ये जो सोहनलाल जो है ये बता रहा है कि हमने जो था ना हमारे बेटे के बारे में एम्बेसडर को किसी दूसरे ने कान में भर दिया कि वो ऐसा है ऐसा ऐसे बारे में वो भर दिया। और इन्होंने नानू काका से आवश्यक कार्रवाई करने और गलतफहमी को दूर करने का अनुरोध किया कि आप जाकर आप उनके दोस्त हैं, यानी वो नानू काका से बोल रहा है कि आप तो उनके दोस्त हैं, यानी नानू काका खुद बोला था कि हम उनके बहुत फेवरेट दोस्त हैं, हम जो बोलते हैं वही करता है। तो बोलते हैं आप जब ऐसा है तो आपको हमारे बेटों को पोस्टिंग करवा दीजिए अच्छे पद पर। लेकिन नानू काका कुछ ऐसा होता नहीं है, सब फेंकने वाला सा नानू काका है। तो चलिए अब ये भी समझ चुके होंगे आप अच्छी तरीके से। तो बढ़िया, अगला प्रश्न जो 4 नंबर की, हाउ डिड नानू काका इम्प्रेस सोहनलाल रतिराम। यानी कि हाउ डिड नानू काका इम्प्रेस सोहनलाल रतिराम, नानू काका ने सोहनलाल रतिराम को कैसे प्रभावित किया, कैसे उसको इम्प्रेस किया। तो लिखना है कि नानू काका स्टार्टेड डिस्क्राइबिंग हिज लिंक्स विथ हाईली इन्फ्लुएंटेबल person in a loud tone so that Sohanlal cloud heard him. Then he started talking about Hazrat Barakat Ali, the ambassador, in such a way as they were best friends. Sohanlal greatly impressed by that walk. इसमें हो गया कि नानू काका started describing his links with highly influential person in a low tone और that Sohanlal could hear him। यानी इसका हिंदी क्या हुआ, इसको चलिए इसका मतलब आपको समझाते हैं। इसका मतलब है कि नानू काका ने ऊंची आवाज़ में अपने प्रभावशाली व्यक्ति के साथ संबंधों का वर्णन किया। यानी कि वो समझ लिए कि वो दूसरे कमरे में है, अपने आपस में बात करा कि जहाँ बड़े बड़े लोगों से हमारे जान पहचान है, इतने बड़े बड़े लोगों से कि उठक बैठक ऐसे वो बात करता है जाके उसको इम्प्रेस कर सके ताकि सोहनलाल उसे सुन सके। फिर वह राजदूत हजरत बरकत अली के बारे में इस तरह से बात करने लगा जैसे सबसे अच्छे दोस्त हो। सोहनलाल उस बातचीत से बहुत प्रभावित हुआ और लगा कि अरे तो इतने बड़े आदमी हम उनको इनसे कैसे नहीं बात करना चाहिए, जरूर बात करेंगे। इस प्रकार से वह इम्प्रेस कर लेता है किसको, वह सोहनलाल रतिराम को, नानू को। यानी नानू को समझ लिए कि इनको झूठ बोलना इनका आदत समझ लीजिए, पेशा समझ लीजिएगा झूठ बोलना, यानी कि झूठ बोलकर किसी को भी ये इम्प्रेस कर लेते थे। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए 5 नंबर प्रश्न है कि गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ नानू काका, डू यू लाइक हिम। यानी कि गिव अ कैरेक्टर स्केच यानी नानू काका का चरित्र चित्रण करें, क्या आपको वह पसंद है। अपन नानू काका के बारे में चरित्र चित्रण करना है कि क्या वो आपको पसंद है या नहीं, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो नानू काका इज अ क्लेवर पर्सन विथ एन इम्प्रेसिव पर्सनालिटी। यानी लिखना है कि नानू काका एक प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला चतुर व्यक्ति है। एक प्रभावशाली यानी किसी को इम्प्रेस करने वाला एक चतुर व्यक्ति है। वह बेहद प्रभावशाली तरीके से झूठ बोलने में माहिर, यानी वो ऐसे झूठ बोलते हैं कि किसी को पता ही नहीं चलता कि वो झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। ही इज एन एक्सपर्ट इज टेलिंग लाई ऑन ए हाईली इम्प्रेसिव मैनर। यानी कि वो ऐसे बोलते हैं यानी कि किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हैं एक क्लिक में, समझ लीजिए कि एक झूठ बोलने पर। वह तेज दिमाग वाला व्यक्ति है। क्या है, वह तेज दिमाग वाला व्यक्ति है। ही इज अ क्विक थिंकर एंड कैन टेक डिस्कशन ऑफ द स्पोर्ट। यानी कि वह तेज दिमाग वाला आदमी है और क्या है, और ही हैज़ द एबिलिटी टू अडोप्ट हिमसेल्फ टू चेंजिंग सर्मेटेंशन एंड एट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द हावर। यानी इसका मतलब क्या हुआ, तो और मौके पर ही निर्णय ले सकता है। यानी कि अगर उसको 1 सेकंड में बोला जाए तुम ये निर्णय लेकर बताओ कि ये करोगे वो करोगे, तो ये 1 सेकंड निर्णय लेता है। समझ झूठ बोलने में मास्टर ये नानू काका है। मान के चलिए ये बहुत ही मज़ेदार कहानी आप पढ़ेंगे तो आपका तो दिल गदगद हो जाएगा। मान के चलिए ऐसा वह बदलती परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढालने और समय की ज़रूरत के हिसाब से काम करने की क्षमता रखता है। कौन, नानू काका। ये प्रश्न है 6 नंबर की, नानू काका टेल्स लॉट ऑफ लाई व्हाई डज ही। यानी इसका हिंदी हुआ,
नानू काका बहुत झूठ बोलता है, वह ऐसा क्यों करता है, यही आपसे पूछा जा रहा है। हो सकता है कि इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, तो कैसे लिखना है, तो लिखना है कि डू सो डज हिज सक्सेस इन हिज परस्यूट, यानी लिखना है कि वह ऐसा करने में सफल होता है। और उत्तर में इसलिए लिखना है कि एब्सोल्युटली नानू काका टेल्स अ लॉट ऑफ लाई, यानी कि बिल्कुल नानू काका बहुत झूठ बोलता है, यह मानते हैं, इसे लिखना है। और इट हैज़ अ रीजन बिहाइंड, और इसके पीछे एक कारण है। क्या है रीजन है, एक कारण है। एक्चुअली ही वांट्स टू मीट द मिनिस्टर, यानी उसके बाद लिखना है दरअसल वह मंत्रियों से मिलना चाहते थे, मंत्रियों से वह मिलना चाहते थे। ही इज ऑलवेज इन सर्च ऑफ अ चांस टू मीट द मिनिस्टर इन एडिशन टू हिज यूजेज ऑल हिज वर्ड्स एंड बीट्स, यानी उसके बाद लिखना है कि वह हमेशा मंत्री से मिलने के मौके के तलाश में रहता था कि कब हमको मौका मिले सब मंत्री से मिले। इसके अलावा वह अपनी सारी बातें और बुद्धि का इस्तेमाल करता है सिर्फ मंत्रियों से मिलने के लिए। और वो क्यों मिलना चाहता था, इसको तो कोई अंदाज़ा ही लगाता है। और लेखक को तो ऐसा बुरा फंसाता है ना कि वो लास्ट में तो कुछ कर ही नहीं सकते थे। कौन, अपने मनोहर माल बनकर थी। लगभग 7वां प्रश्न है, इसको समझिए कि इन व्हाट ड्रेस डिड द ऑथर गो टू मिनिस्टर along with नानू काका, यानी इन व्हाट ड्रेस डिड द ऑथर गो टू द मिनिस्टर along with नानू काका। इसका हिंदी वक्त लेखक नानू काका के साथ मंत्री के पास किस पोशाक में गए थे, वो मंत्री से मिलने किस पोशाक में गए थे, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो द ऑथर वेंट टू द मिनिस्टर इन जोधपुरी कोट एंड ऑरेंज टर्बन along with नानू काका। लिखना है कि लेखक नानू काका के साथ जोधपुरी कोट और नारंगी जो पगड़ी था वह पहनकर मंत्री के पास कैसे यानी मिले, यानी वो सोचता था कि अगर हम सूट वूट पहन के जाएंगे तो हम ज़्यादा इंप्रेसिव भी नहीं बनेगा, वो हमें समझेंगे नहीं, कोई वैल्यू भी नहीं देगा, इसलिए वे अलग तरह के ड्रेस में जाते हैं, यानी कि वो उसका इंप्रेसिव जमे बने वो प्रभाव दिखा सके। इसलिए इस प्रकार लिखे ये सभी प्रश्न जो है आपके एग्जाम में अधिकांशतः बार पूछे जाते हैं। तो आपका ये 8-9 प्रश्न है, ये आपका अंतिम प्रश्न है, इसको भी पढ़ लीजिए और उसके बाद आपका बात खत्म हो जाएगा। अब यहाँ तक रुके तो आपका एक प्रश्न और पढ़कर चल जाइए। व्हाट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिड नानू काका कलेक्ट एट रतिराम्स प्लेस, क्या हो जाएगा इसमें से, या नानू काका ने रतिराम के यहाँ कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र की थी। तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन विच नानू काका कलेक्ट एट रतिराम प्लेस वाज दैट इज वेलफेयर मिनिस्टर इज नॉट रेडी टू गेट हिज डॉटर मैरिड टू सोहनलाल सोन, यानी कि नानू काका ने रतिराम के यहाँ जो महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र की वह यह थी कि कल्याण मंत्री अपनी बेटी की शादी सोहनलाल के बेटे से करने के लिए तैयार नहीं है, यानी कि वो अपने जो बहुत बड़े आदमी है और सोहनलाल जो पार्टी बॉस है दिल्ली का, उसके बेटे के साथ करने के लिए तैयार नहीं है। यह उनको नानू काका बातें करते में मालूम चलता है। उन्होंने यह भी जानकारी एकत्र की कि कल्याण मंत्री अपने बेटी की शादी के लिए राजकुमार राजकुमार से करना चाहते हैं, राजकुमार से करने के लिए ये तैयार है, इसलिए वो सोचते हैं कि हम क्यों ना हम राजकुमार के ज्योतिषी बनकर ही चले जाते हैं। तो ये था आपका, इस प्रकार लिख दीजिएगा। आपका जो भी 2 नंबर का अधिकांश 2 नंबर का ही पूछाएगा, इसका गारंटी है 2 नंबर में ही आता है। 3 नंबर में आएगा तो थोड़ा समरी लिखने के लिए आता है। आपका जो 3 नंबर बोले थे 5 नंबर में समरी लिखने के लिए आता है। तो आप उम्मीद है पूछे अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। इसका PDF हम ग्रुप में दे देंगे। तो क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करके एक और शेयर भी कर दीजिएगा। न्यू स्टूडेंट जगह चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। चलिए वीडियो को ऐड करते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।